गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभिमन्यु डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम आरएमएस और आरएमसी की क्लास लेके आया हूं मैं, और आज इसमें मैं एक पेपर सोल्व करने वाला हूं। पेपर के कुछ क्वेश्चंस हैं आरएमएस से रिलेटेड और आरएमसी दोनों के लिए हैं। इसमें मैथ और रीजनिंग के मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं और वो क्वेश्चन हम आज सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का जो सेशन हमारा रहेगा वो एक पेपर सोल्विंग है। उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करे हैं, अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चंस हैं और वो हम अभी सोल्व करेंगे। तो देखो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आरएमएस और आरएमसी के लिए है, पेपर सॉल्यूशन है ये। मैथ्स एंड रीजनिंग के मैंने 25 क्वेश्चन सिलेक्ट करे हैं। मैंने ज्यादातर चैप्टर लेने की कोशिश करी है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। पहले हम रीजनिंग ले रहे हैं। रीजनिंग का जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है वो क्या कह रहा है कि वो एक आपका जो ए मीन्स प्लस है, बी मीन्स डिवाइड है और सी मीन्स माइनस है और डी मीन्स मल्टीप्लाई है। ये क्वेश्चन मैथ में आता है। ठीक है, और मैथ में एक टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है, उसका ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अब इसकी वैल्यू हम कैसे बताएंगे? इसकी वैल्यू हमें तब पता चलेगी जब हम ए बी सी डी की जगह ये पुट करेंगे साइन। सबसे पहला काम यही होता है कि हम साइन पुट करें अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चंस के हिसाब से जो हमें साइन दे रखे हैं वो साइन पुट करेंगे। साइन पुट करने के बाद में हमें यहाँ बोर्डमास रूल अप्लाई करना होता है। क्या? बोर्डमास रूल अप्लाई करना होता है। तो देखो ये जो चैप्टर है मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसमें बी और ओ का तो कोई ज्यादा रोल नहीं रहता है। बी मतलब ब्रैकेट होता है, ऑफ मतलब ऑफ होता है। ज्यादातर यहाँ चार साइन ही काम में आते हैं। एक डिवीजन आता है, एक मल्टीप्लाई आता है, एक एडिशन आता है और एक सब्ट्रैक्शन आता है। इन चार साइन का यूज होगा इस चैप्टर के अंदर। ये पूरा बोर्डमास जो रूल है हम मैथमेटिक्स में देखते हैं, इसमें ब्रैकेट भी, वेनाकुलम भी यूज में होता है। तो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का एक तरीका है। तो सबसे पहले हम यहाँ साइन पुट करेंगे। तो 5 डी की जगह हम क्या पुट करें? डी की जगह मल्टीप्लाई, डी की जगह क्या पुट कर दें? मल्टीप्लाई। 7 सी की जगह क्या पुट करना है? माइनस। फिर 18 ए की जगह क्या पुट करें? ए की जगह प्लस। फिर 9 और बी की जगह क्या पुट करें? डिवाइड 3। ठीक है, सबसे पहला काम होता है साइन पुट करना। साइन पुट करने के बाद में हमें बोर्डमास रूल लगाना है। बोर्डमास रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हम डिवाइड सोल्व, यहाँ ब्रैकेट और ऑफ का तो कोई लेना देना ही नहीं है। डिवाइड सोल्व करेंगे सबसे पहले, उसके बाद मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, उसके बाद एडिशन को सोल्व करेंगे और उसके बाद सब्ट्रैक्शन को। तो देखो डिवाइड सोल्व करेंगे तो यहाँ तक का हम एज इट इज लिख देंगे। प्लस 9 को डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या आएगा? 3 आएगा। पहला स्टेप अपना कंप्लीट हो गया। सेकंड जो स्टेप है वो क्या है? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 5 जो क्या होता है? 35 माइनस 18 प्लस 3। ठीक है, अब अपनी किसकी बारी है? प्लस की है। तो ज्यादातर जो गलती बच्चे करते हैं यहाँ पर वो क्या रहता है कि 18 और 3 को प्लस कर देंगे और यहाँ 18 प्लस 3 21 कर देंगे, जो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 18 किसका है? माइनस का है और 3 किसका है? प्लस का है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ इन दोनों को प्लस कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं। 35 प्लस 3 35 प्लस 3 38 माइनस 18। तो जल्दीबाजी में गलती होती है और ऑप्शन में 100% मिलता है 38 माइनस 18। तो क्या आंसर रहेगा अपना? 20। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 20। ये क्वेश्चन 100% आरएमएस के पेपर में आता ही आता है। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा साइन आपको दे रखे हैं और साइन पुट करो और बोर्डमास रूल लगाओ। बोर्डमास में सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर एडिशन करो, फिर सब्ट्रैक्शन करो। एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बन जाता है साइन पुट करने के बाद में। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन हमें कभी गलत नहीं करना है। समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी क्वेश्चन 100% आता है। एक क्वेश्चन 100% आता है। ये डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हमें कुछ वर्ड्स गिवन है और उन वर्ड्स को हमें डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है। तो डिक्शनरी के हिसाब से कैसे अरेंज करेंगे, या स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर होता है उस हिसाब से अरेंज करना है। तो देखो सबसे पहले हम फर्स्ट लेटर देखते हैं।
इन सब का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है दोस्तों, एन है। क्या है, एन है। तो फर्स्ट लेटर तो सबका ही क्या था, समान था, तो हमें कुछ पता नहीं चला। नेक्स्ट लेटर देखेंगे ई है, इन सब का नेक्स्ट लेटर ई है, फिर पता नहीं चला। इनका अगला जो लेटर है वो जी है, इसका भी जी है, इसका ई है और इसका जी है। तो बच्चों तीन के जी है, एक में ई है, तो ई पहले आता है या जी पहले आता है, तो ई पहले आता है और ई एक में ही है, तो ये वाला जो वर्ड है वो सबसे ऊपर आएगा। अब हम इन तीन की बात करेंगे, इन तीन में तो जी 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 सेम थे। इसका आगे वाला लेटर क्या है, ए है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर ओ है, तो ए पहले आता है या ओ पहले आता है, वो ए पहले आता है। हमें पता है अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर होते हैं, सारे लेटर हमें याद है कौन कितने नंबर के ऊपर आता है, तो ए पहले आता है। तो अब इन दो की बात करेंगे, इसके आगे टी है, इसके आगे भी टी है, फिर हमें पता नहीं चला, इसके आगे आई है, फिर ये लेटर ए है और ये वी है, तो ए पहले आता है या वी पहले आता है, वो ए पहले आता है, ये सेकंड पे आएगा और ये थर्ड पे आएगा, और ये वाला वर्ड है वो कितने नंबर पे आएगा, फोर्थ नंबर पे। तो क्या क्रम रहेगा, सी वाला ऑप्शन सबसे पहले रहेगा, उसके बाद ए वाला ऑप्शन आएगा, उसके बाद में बी वाला ऑप्शन आएगा और उसके बाद में डी वाला ऑप्शन आएगा। ये जो क्रम रहेगा जिस ऑप्शन के अंदर, वो वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एबीसीडी हमें आती है तो क्या हम जचा नहीं सकते? आपको मैं 5 नेम दूं, क्या उनको हम अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अल्फाबेट नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, इजी है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझना है कि फर्स्ट लेटर सेम है तो सेकंड देखेंगे, सेकंड सेम है तो थर्ड लेटर देखेंगे, और क्या करना है। क्लियर है? तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन भी 101% आता है। ये क्या कह रहा है, ये रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, और रीजनिंग में एक चैप्टर आता है रैंकिंग टेस्ट। क्या, रैंकिंग टेस्ट, उसके अंदर ये हमें क्वेश्चन आता है इस टाइप का। इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्या होता है कि एक कक्षा दे देगा, क्लास दे देगा या कोई लिस्ट देगा कि इस क्लासरूम के अंदर लेफ्ट से जो पर्टिकुलर कोई स्टूडेंट है वो इतने नंबर पे है और राइट हैंड से वो इतने नंबर पे है, बताओ इस क्लासरूम के अंदर टोटल बच्चे कितने हैं। तो एक तो वो हमें पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास या रो। अदर सेकंड जो क्वेश्चन हमें पुटअप कर सकता है वो क्या है कि हमें टोटल स्टूडेंट गिवन होंगे उस क्लासरूम के अंदर या लिस्ट के अंदर, और एक पर्टिकुलर लड़का है जो लेफ्ट या राइट से हमें उसकी रैंक फाइंड होगी, तो क्या हम उसकी अदर साइड से रैंक फाइंड कर सकते हैं? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर इसमें क्वेश्चन एक कंपैरिजन के आधार पे पूछता है कि कंपेयर करवाता है कि राम की हाइट है वो श्याम से ज्यादा है, श्याम की हाइट है वो राधा से कम है, और राधा की हाइट गीता से ज्यादा है, बताओ उनको एक सिस्टमेटिक अरेंज से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो इनको कि सबसे कम हाइट किसकी है, सबसे ज्यादा हाइट किसकी है। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इनमें से एक क्वेश्चन हमारे सामने है, वो देखो क्या है, माया रैंक्स 16th फ्रॉम द टॉप एंड 15th फ्रॉम द बॉटम इन ए सर्टेन एग्जाम। कि एक एग्जाम के अंदर माया की जो रैंक आई है वो ऊपर से टॉप से 16th पे है और बॉटम से 15th पे है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने इस क्लासरूम में, वो हमें बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये कोई लिस्ट लगी हुई है एग्जाम के, सिलेक्टेड स्टूडेंट की एक लिस्ट है ये, ठीक है। इसके अंदर माया की जो रैंक है वो टॉप से कितने नंबर पे है, 16th है, और ये माया बॉटम से कितने नंबर पे है, 15 पे। इस लिस्ट के अंदर एक माया नाम की लड़की है, उसकी रैंक हमें टॉप और बॉटम से गिवन है, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस लिस्ट या इन दिस क्लासरूम। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल सा है, कोई फॉर्मूला लर्न नहीं रखना, कॉमन सेंस होना चाहिए कि टॉप से जो रैंक है वो कितनी है, 16 है, और बॉटम से जो रैंक है वो कितनी है, 15 है। इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो क्या आता है, 31 आता है, और 31 बच्चों ऑप्शन के अंदर 100% मिलेगा, और ये हमारा आंसर गलत है। क्यों है? क्योंकि माया जो है, इस माया को हमने 2 बार काउंट कर लिया है। कैसे? टॉप की जब मैंने काउंट करी तभी भी माया आ गई, और जब बॉटम से बात करता हूं तभी भी माया को मैंने इंक्लूड कर लिया है। तो माया एक सिंगल लड़की है, उसको हमने 2 टाइम्स काउंट किया है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 31 निकल के आए। तो एक बार मैं इसको क्या करूंगा, माइनस करूंगा, क्योंकि 2 बार काउंट किया है, तो 31 - 1, तो क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस क्लासरूम इक्वल्स टू कितने हैं, 30 है। क्लियर है? तो एक आसान सा क्वेश्चन है,
आपको समझना है इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरेंज इन मीनिंगफुल ऑर्डर। ये भी एक रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, इनको हमें मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। वो कैसे करेंगे, तो देखो वो क्या कह रहा है कि डायमंड, सिल्वर, आयरन, डस्ट, गोल्ड, ऐसे कुछ हमारे पास में 5 वर्ड है। इनको हमें मीनिंगफुल का मतलब होता है कि इनका एक मीनिंग होना चाहिए और एक सीक्वेंस होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। अब ये सीक्वेंस किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे यहाँ कुछ उसने आपको डायमंड, सिल्वर, ऐसे कुछ आपको मेटल्स दी है, उनका हो सकता है, या फिर किसी का आपका जैसे वो है कि किसी एक आदमी का हमें दे सकता है कि वो सबसे पहले बच्चा होता है, फिर उसके बाद उसकी ये स्टेज आती है, फिर ये स्टेज आती है, इस टाइप से हो सकता है। ठीक है, तो वो किसी भी टाइप से हो सकता है, किसी कंट्रीज के अकॉर्डिंग टू एरिया हो सकता है, अकॉर्डिंग टू आपके पॉपुलेशन हो सकता है। ठीक है, और भी कोई किसी भी टाइप के हमें सीक्वेंस करवा सकता है। तो देखो डायमंड, सिल्वर, आयरन, डस्ट और गोल्ड, ये 5 वर्ड है मेरे पास में। तो इनको मैं एक मीनिंगफुल ऑर्डर में कैसे चेंज करूंगा कि डस्ट इनमें सबसे आपके क्या है, डस्ट को मैं मान लेता हूं कि एक तरह से नॉर्मल है, इसकी कॉस्ट जो होती है वो कम होती है, इनकी वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू वैल्यू हम कर सकते हैं कि डस्ट है वो सबसे लो वैल्यू है। डस्ट के बाद में हम बात करते हैं कि किसकी वैल्यू है, आयरन, डस्ट से ज्यादा कॉस्टली होता है, वैल्यूएबल होता है आयरन। आयरन के बाद में हम बात करें तो सिल्वर है वो 3rd नंबर पे आएगा। उसके बाद सिल्वर से भी ज्यादा वैल्यूएबल कौन है, गोल्ड है। और बच्चों गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यूएबल कौन है, डायमंड है। तो क्या क्रम होगा, सबसे पहले हमने डस्ट यानी डी वाला ऑप्शन लिया, उसके बाद मैंने आयरन सी वाला ऑप्शन लिया, उसके बाद मैंने सिल्वर बी वाला ऑप्शन लिया, उसके बाद गोल्ड, और उसके बाद डायमंड की वैल्यू डायमंड आता है। तो ये एक सीक्वेंस हुआ प्रॉपर तरीके से, तो ये भी हमें समझना है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेलेक्ट द ओड एलिमेंट। ओड एलिमेंट सेलेक्ट करने, ओड ऐसा भी क्वेश्चन आता है, क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं इस चैप्टर को। ओड मीन्स ये जो 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो क्या है इससे अलग है। वो कैसे करेंगे वो देखो, तो सर्किल, ट्रायंगल, हेक्सागोनल और रोम्बस, ये 4 वर्ड हैं। इनको मैं कैसे ओड कैसे बताना है, तो इनमें भी कई लॉजिक हो सकते हैं, या कंट्रीज हो सकती है, या कोई यहाँ पे जैसे ये आपको फिगर दे ऐसे टाइप दे दिया ट्रायंगल, ठीक है, ये दे दिए, या और किसी टाइप से हमें कोई अल्फाबेट का दे देगा, या कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे देगा। इनमें कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा। ठीक है, तो देखो सर्किल, ट्रायंगल, रोम्बस और हेक्सागोनल, ये एक ज्योमेट्रिक फिगर है हमारे पास में। ट्रायंगल मीन्स एक ऐसा फिगर होता है जिसकी कितनी साइड होती है, 3 साइड होती है। रोम्बस एक फिगर है जिसकी कितनी साइड होती है, 4 साइड होती है। रोम्बस मीन्स इसकी जो ऑल साइड होती है वो इक्वल होती है, इसके डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। हेक्सागोनल, इसमें टोटल नंबर ऑफ साइड कितनी होती है, 6 होती है। हेक्सागोनल के अंदर 6 साइड होती है इसके अंदर। सर्किल में देखो सारी की सारी 2D फिगर कई टाइप के होते हैं, 2D और 3D। 2D मीन्स जिसको हम बोर्ड पे इजीली और पूरा प्रॉपर वे में समझा सकते हैं। 3D फिगर जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, स्फेयर है, ये 3D फिगर है। ठीक है, तो बाकी ये सर्किल, हेक्सागोनल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, ये सारे के सारे फिगर 2D फिगर है। तो सारे 2D फिगर है, बट इनमें साइड होती है, क्या होती है, साइड। जैसे 3 साइड का क्लोज फिगर, ये 4 साइड का, ये 6 साइड का, इसमें कोई साइड नहीं होती है। इसलिए इन 4 ऑप्शंस में ये सर्किल जो ऑप्शन है हमारे लिए एक ओड ऑप्शंस है, इन चारों में ये मैच नहीं करता, एक अलग ऑप्शन है और वही हमें छांटना था इसमें से। तो हमारा आंसर क्या होगा, सर्किल होगा। समझ में आया बच्चों, इसमें कुछ भी वो लिख सकता है, टोटल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा भी आता है क्वेश्चन। इस चैप्टर का नाम एनालॉजी है। क्या है, एनालॉजी है। तो एनालॉजी क्या कहती है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन आपको इन दोनों के बीच में होगा।
तो यहाँ पर भी वो कुछ भी लिख सकता है, कंट्रीज लिख सकता है, कैपिटल लिख सकता है उनकी, या कंट्री के सामने उनकी करेंसी लिख सकता है, और भी चीज कुछ लिख सकता है, जैसे न्यूमेरिक वैल्यू लिख रखी है। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है कि 132 से 6 कैसे आया है वो हमें सोचना है, और जो हमने सोचा है वही अप्लाई करना है यहाँ पर भी, ठीक है। ऑप्शन मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हम दूसरा लॉजिक सोचेंगे। तो 6 कैसे आ सकता है, मैं इन तीनों डिजिट को यदि मल्टीप्लाई करूं तो 1 3 जा 3, 3 इंटू 2 क्या आएगा 6, तो यहाँ 6 लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखा है तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, और क्या आंसर आएगा 9 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 9। एक क्वेश्चन 100% इसका भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में क्या है, ये भी एनालॉजी का ही क्वेश्चन है कि इंडिया चाइना तो यूएसए क्या होगा। अब इंडिया चाइना के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, इंडिया चाइना के बीच में क्या रिलेशन कर सकते हैं। इंडिया और चाइना हम ये मान सकते हैं कि दोनों एक नेबर कंट्री है, चाइना हमारा पड़ोसी देश है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यूएसए का फिर नेबर कंट्री क्या होगी, यूएसए की नेबर कंट्री रसिया तो है नहीं, क्योंकि यूएसए आपका नॉर्थ अमेरिका में आता है, रशिया आपका एशिया और यूरोप में, ईरान ये भी एक एशियन कंट्री है, यूके ये भी यूरोप की कंट्री है, मेक्सिको क्या है यूएसए का आपका नेबर कंट्री है, यूएसए का क्या है नेबर कंट्री है, दोनों एक ही कॉन्टिनेंट में आते हैं दोनों, ठीक है, यूएसए और मेक्सिको। तो ये वाला ऑप्शन हमारे लिए क्या रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। इसमें भी हमें क्या करना होता है कि वो क्या कह रहा है, इन ए सर्टेन कोड दिस वर्ड इज रिटन एज दिस वर्ड, तो फाइंड द कि दिस वर्ड इन दिस कोड, कि इसका कोड क्या होगा वो हमें बताना है। वो क्या करना है कि सबसे पहले हमें इन दोनों के बीच में एक लॉजिक फाइंड करना है कि हम कह रहे हैं कि इस वर्ड को हम ये वर्ड लिख सकते हैं, तो वो हम क्यों लिख सकते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, क्या लॉजिक है, उस लॉजिक को हमें समझना है। अब इन दोनों के बीच में क्या लॉजिक हो सकता है, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लॉजिक हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक लेटर बढ़ सकता है, दो लेटर बढ़ सकते हैं, या कम हो सकते हैं, या क्रॉस लेटर हो सकते हैं, या फिर अपोजिट लेटर हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक इन दीज वर्ड्स, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स लॉजिक हो सकते हैं। तो जो लॉजिक हमने यहाँ ढूंढा है वही लॉजिक हमें यहाँ देखना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है इसके अंदर, ये क्वेश्चन 100% आता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके ऊपर नंबरिंग लिखते हैं कि डी है वो 4 पे आता है, ओ 15 पे आता है, टी 20 पे आता है, एस 19 पे आता है, W 23, 12, 7, 8, सबसे पहला काम ये होता है। लेकिन इसके अंदर तो मुझे देखते ही पता चल रहा है, क्योंकि हमने जब अल्फाबेट चैप्टर किया था तो हमने देखा था कि कौन सा लेटर किसके अपोजिट आता है, वो हमने देखा था। तो हमें याद है कि हमने एक ट्रिक बनाई थी कि दूध वाला, लव, जीटी और हनी सिंह ये अपोजिट लेटर हैं। अपोजिट लेटर मीन्स डी एंड डब्ल्यू इज अपोजिट लेटर, मीन्स डी इज fourth number from left side, also the W is fourth number from right side। तो D है वो लेफ्ट से 4 पे आता है, तो W भी राइट से 4 पे आता है। O है जो लेफ्ट से 15 पे आता है, तो L है वो लेफ्ट से 15 राइट से 15 पे आता है, मीन से अपोजिट लेटर है। ये A, Z, B, Y, C, X, D, W ये सब अपोजिट लेटर हैं। तो हमने देखा कि यहाँ अपोजिट लेटर लिखे हुए हैं, तो हम भी यहाँ अपोजिट लेटर लिख देंगे। तो B का जो अपोजिट लेटर होता है वो Y होता है, O का जो अपोजिट होता है वो L होता है, N का जो अपोजिट होता है मन, M होता है, E का अपोजिट इवनिंग, V होता है। तो YLMV इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। समझ में आया दोस्तों। तो बाय, लव, मन और इवनिंग ये अपोजिट लेटर है, सब ध्यान देना। एक क्वेश्चन नेक्स्ट जो मैंने लिखा है वो सीरीज का क्वेश्चन लिखा है। किसका लिखा है, सीरीज का क्वेश्चन है। तो देखो सीरीज का क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, एक आसान सा क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत सारे लॉजिक होते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस ही इसमें आपको परफेक्ट बना सकती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैं आपको फॉर्मूला लिख दूं कि ये आप अप्लाई कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। रीजनिंग और मैथ दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। मैथ में तो फिर भी मान लो हम जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट का मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बना लिया, उससे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन रीजनिंग में ऐसा नहीं, रीजनिंग में हर क्वेश्चन अपने आप में एक नया है
और वो लॉजिक हर क्वेश्चंस में, और वो लॉजिक हम तभी ढूंढ पाते हैं जब हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। हम हर चैप्टर के लगभग 500 क्वेश्चन कर चुके होते हैं, तब जाके हम उसके ऊपर मास्टर, फिर भी हम नहीं कह सकते कि हमें सब कुछ आता है, फिर मास्टर हो जाते हैं लेकिन हम, ठीक है। तो इसके एक सीरीज का क्वेश्चन है इसमें, वो कैसे सोल्व करेंगे। अब सीरीज में जो सबसे पहला काम होता है बच्चों, वो क्या होता है कि हम डिफरेंस फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरे को इसमें डिफरेंस फाइंड करना है या डायरेक्ट ही देखना है। तो मेरे को देखो डायरेक्ट नजर आ रहा है, मुझे इसमें डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ 52 से मैंने 25 लिखा है। क्या किया होगा उसने ये किया है कि 52 में 5 और 2 इनको मैंने देखो उल्टा लिख दिया, रिवर्स कर दिया, 2 और 5 लिख दिया। ऐसे 2 और 9 लिखा हो तो इसको 9 और 2 लिख दिया। तो मुझे समझ में आया कि क्या लॉजिक लिख रहा है। जो फर्स्ट जो नंबर है और अगला जो उसका नंबर है उसको वो रिवर्स करके लिख रहा है। तो हम यहाँ 96 को रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? 69 बन जाएगा। तो बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, तो उनमें भी एक लॉजिक है। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन भी हमारे आता है। वेन डायग्राम में वो कुछ भी वर्ड लिख सकता है और उन वर्ड्स को हमें एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना होता है कि मैं यदि इसका डायग्राम बना दूं तो सामने वाला समझ जाए कि ये वर्ड लिखे हुए। क्लियर है? कॉमन सेंस है, टोटली कॉमन सेंस है। कि जैसे क्वेश्चन में उसने कहा कि 3 वर्ड लिखे हुए, एक रोज है, एक फ्लावर है और एक लोटस है। इनको हमें वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। तो रोज, फ्लावर, लोटस को देख के मुझे समझ में आता है कि ये रोज और लोटस दोनों फ्लावर ही हैं, फ्लावर के ही हैं ये। तो सबसे पहले जो मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा वो फ्लावर का बनाऊंगा। किसका बनाऊंगा? फ्लावर का बनाऊंगा। और फ्लावर कई टाइप के हो सकते हैं, रोज है, लिली है, लोटस है, मैरीगोल्ड है, कई टाइप के फूल हो सकते हैं। तो उनमें एक आपका फ्लावर रोज है और एक आपका क्या है? लोटस है। तो ये इसका वेन डायग्राम बन गया। ठीक है, तो वेन डायग्राम कई प्रकार का हो सकता है। जैसे मान लो किसी ने मेरे को कहा कि इंडिया में राजस्थान और फिर जयपुर, इंडिया, राजस्थान, जयपुर, ऐसे 3 वर्ड दे दिए, बताओ इसका वेन डायग्राम कैसे बनाऊं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया बनेगा, इंडिया के अंदर राजस्थान बनेगा और राजस्थान में क्या बनेगा? जयपुर बनेगा। इस टाइप से। क्लियर है? जैसे मान लो किसी ने कहा कि पेट और फिर डॉग और कैट, ऐसा बोला उसने कि पेट एनिमल में डॉग और कैट, ये 3 वर्ड है। तो सबसे पहले पेट एनिमल होगा। अब डॉग को मैं कहाँ बनाऊं? क्या डॉग को पेट एनिमल के अंदर बनाऊं? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें सोचना भी है ऐसा कि डॉग, क्या सारे डॉग है वो पेट एनिमल है? नहीं, कुछ वाइल्ड भी हो सकते हैं। तो पेट का कुछ हिस्सा, पेट एनिमल्स का कुछ हिस्सा वो किसके अंदर आएगा? डॉग के अंदर आएगा। ऐसे ही कैट बनेगी। और डॉग और कैट का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो दोनों दूर दूर रहेंगे, आपस में कट नहीं करेंगे। तो इन चीजों को समझना है और प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन 10 जो क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन वो हमने रीजनिंग के लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी मैथ के क्वेश्चन है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 कंपोजिट नंबर। ये हमने नंबर सिस्टम के अंदर पढ़े हैं कि कंपोजिट नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, रेशनल इरेशनल नंबर क्या है, सारी चीजें हमने डिटेल से पढ़ रखी है नंबर सिस्टम के अंदर। तो उसने कहा कि कंपोजिट नंबर, वो कंपोजिट की जगह होल नंबर भी बोल सकता था, तो प्राइम नंबर भी बोल सकता था। होल नंबर जो होते हैं जिनकी शुरुआत कहाँ से होती है? स्टार्टिंग वो 0 से होती है। समझ में आई? और प्राइम नंबर जो होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो विच नंबर इज नॉट डिविजिबल, वो किसी भी से भी डिविजिबल नहीं होते हैं, ओनली फॉर सेल्फ एंड 1 से डिविजिबल होते हैं। तो कंपोजिट नंबर की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है दोस्तों? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। क्या हो? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, मतलब वो खुद और 1 से डिविजिबल के अलावा अदर नंबर से भी क्या हो? डिविजिबल हो। ठीक है, तो नेचुरल नंबर वो विच नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 इनफाइनाइट। होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 नेक्स्ट इनफाइनाइट। प्राइम नंबर
स्टार्ट फ्रॉम 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। कंपोजिट नंबर स्टार्ट फ्रॉम 4, 6, ठीक है। तो देखो उसने कहा कि सम द फर्स्ट 6 कंपोजिट नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंपोजिट नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। 2 से ज्यादा फैक्टर होने का मतलब है कि वो खुद से तो डिविजिबल है ही, 1 से भी डिविजिबल है, इसके अलावा वो किसी और नंबर से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो इनकी जो कंपोजिट नंबर की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, 4 से होती है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो 4 होता है, 4, उसके बाद में 6, उसके बाद 8, उसके बाद में 9 और उसके बाद में 10। ये कंपोजिट नंबर है। अब इनका 6 चाहिए मेरे को, 6 कंपोजिट, तो फिर नेक्स्ट क्या आएगा, 12 आएगा। इनको प्लस करना है तो प्लस सिंपल है, कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, 10, 10 और 8 क्या आ जाएगा, 18, 18 और 18 और 9, 18 और 9 27, 27 और 10 37, 37 और 12 49, 49 आएगा, ठीक है। देखो 6 4 10 हो गए, 10 और 12 8 20, 20 और 10 कितने, 30, 30 और 19 49। तो इनका जो सम आएगा वो क्या आएगा, 14 आएगा, नया आएगा। क्लियर है। तो एक आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन हमें पता होगा तभी हम कर पाएंगे कि कंपोजिट नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है। तो मैंने सारा डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 23। हमें 5 डिजिट का एक स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए और वो भी किससे डिविजिबल होना चाहिए, 23 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये भी हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होते हैं और लार्जेस्ट नंबर क्या होते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है कि 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर की मैं बात करूं तो वो 1 होता है, और लार्जेस्ट नंबर की बात करूं तो वो 9 होता है 1 डिजिट का। 2 डिजिट का बात करूं तो ये 10 होता है और ये लार्जेस्ट 99 होता है। 3 डिजिट की बात करूं तो ये 100 होता है और 999 होता है। आगे ये चलता रहता है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन में 5 डिजिट की बात करी है और वो भी स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए और वो डिविजिबल भी होना चाहिए किससे, 23 से। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 5 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो क्या होता है, वो होता है 10,000। 5 नंबर का जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 10,000 होता है। अब ये 23 से डिविजिबल है या नहीं है वो तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो 10,000 को मैं 23 से डिवाइड करूंगा तो 23 की टेबल से 92 आ जाएगा, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, 8 या रिमाइंडर फिर 0, फिर कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, 23 जा, फिर रिमाइंडर 11, फिर 0, ठीक है। फिर इसमें इसको डिवाइड करूंगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 18 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 18। यदि रिमाइंडर 18 नहीं बचता तो मैं कह देता कि ये 10,000 है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे, 23 से। बट यहाँ रिमाइंडर बच रहा है तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अब रिमाइंडर किस कंडीशन में नहीं बचे, यदि मैं इस 18 को 10,000 में से माइनस कर दूं, 18 को मैं 10,000 में से माइनस कर दूं तो रिमाइंडर 0 बचेगा। लेकिन जैसे ही मैं 10,000 में से 18 माइनस करूंगा तो यहाँ पर जो डिजिट 5 डिजिट न रखे वो 4 डिजिट का ही हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि वो नंबर कितने डिजिट का होना चाहिए, 5 डिजिट का। इसका मतलब हम माइनस नहीं कर सकते। अब वो माइनस कब करना, जब लार्जेस्ट नंबर की बात होना तो हमेशा माइनस करना है। अब माइनस नहीं करना तो इसका मतलब प्लस करना है। इसका मतलब वो जो नंबर आएगा वो 10,000 से तो ज्यादा आएगा, इसके अंदर हमें प्लस करना, इतना हमें समझ में आया। अब प्लस करना है तो कितना करना है वो समझना है। तो देखो 23 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ मेरे पास में जो रिमाइंडर है वो कम से कम 23 तो हो, 23 कम से कम होना चाहिए। यदि 23 होगा तो वो 23 से डिविजिबल है, हो जाएगा। अब यहाँ मेरे पास 18 है, बताओ कितने की रिक्वायरमेंट है, तो 23 माइनस 18, 23 में से 18 को माइनस कर दूंगा तो मुझे 5 की रिक्वायरमेंट है। तो मैं इसके अंदर जो 10,000 है, इस 10,000 में हम क्या कर देंगे, 10,000 में हम ये प्लस कर देंगे, क्या, 5। तो वो जो हमारा नंबर बन जाएगा वो क्या बनेगा, 10,000 में हम 5 प्लस कर देंगे तो वो बनेगा 10,005। और ये जो 10,005 है वो आपका 23 से क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो समझना है कब प्लस करना है और कब माइनस करना है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये
यहाँ पर हमें बोडमास रूल अप्लाई करना है और ये फ्रैक्शंस का सिंप्लीफिकेशन है। तो सबसे पहले हमें इसको, ये जो कौन सा फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे देखो, तो 5/6 मल्टीप्लाई 6/7 इंटू 6/7 माइनस 8/9 डिवाइड 5 × 5 5 + 3 8/5 प्लस 3/4। सबसे पहले हम इसको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल फ्रैक्शन करने के बाद इनको हम बोडमास रूल अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू बोडमास, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व द डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, नेक्स्ट प्लस और फिर माइनस। तो यहाँ सबसे पहले हम डिवाइड सोल्व करेंगे। तो डिवाइड, फ्रैक्शंस का जो डिवाइड होता है वो कैसे सोल्व होता है बच्चों, कि जो डिवाइड का साइन होता है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, और जो नेक्स्ट नंबर है उसको हम आपको उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 5/6 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा 7/6 इंटू 6/7 माइनस 8/9 डिवाइड 5/8 प्लस 3/4। क्लियर है यहाँ से। अब देखो 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा यहाँ पर 5/6 बचा, ठीक है, ये सारे कैंसिल हो गए यहाँ पर। यहाँ अब क्या बचा 5/6 बचा माइनस, ठीक है, यहाँ पर ये सोल्व होने पे क्या बचा 5/9 बचा प्लस यहाँ बचा 3/4। क्लियर है। अब इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो अब हम डिनोमिनेटर का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या है 6, 9 और 4, इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा वो हमें देखना है। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो देख लो। एलसीएम कैसे लेते हैं, 3, 9 डिवाइड नहीं होगा और यहाँ क्या आ जाएगा 2, यहाँ 3 से कर देता हूँ 1, 3 और 2, 3 × 2 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा 36 आएगा। क्लियर है। एलसीएम के बाद इससे डिवाइड करेंगे 6 से, तो कितने टाइम होगा 6 टाइम होगा, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 30, माइनस 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4, 9 4 जा 36 और 5 4 जा 20, प्लस प्लस है तो प्लस लगाओ। ये कितने टाइम डिवाइड होगा 4 इससे, 4 9 जा 36 और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। क्लियर है। तो यहाँ गलती मत कर देना, 30 में से 20 जाएगा तो क्या आएगा 10 और 27 क्या आएगा 37, 37/36। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है बच्चों। तो सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फिर डिवाइड सोल्व करेंगे। डिवाइड सोल्व करने का तरीका है कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो, फिर मल्टीप्लाई बन गया तो काट सकते हैं। काटने के बाद यहाँ 5/6 बचा, यहाँ 5/9 बचा और यहाँ 3/4 बचा। अब इनको कैसे सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 36 आएगा। आगे हम कर सकते हैं, हमने खूब प्रैक्टिस करी है इसकी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड द फेस वैल्यू ऑफ 3। तो देखो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दो वर्ड आए, इसका क्या मतलब होता है। प्लेस वैल्यू का क्या मतलब होता है, प्लेस का मतलब होता है स्थान। प्लेस किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू मतलब उसकी पोजीशन बताएगा कि वो कौन से प्लेस के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये सारे उसके प्लेस हैं। और फेस वैल्यू क्या होता है बच्चों, फेस वैल्यू किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू बताना है। फेस वैल्यू मतलब उसकी सेल्फ वैल्यू, उसकी खुद की वैल्यू। तो किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू उसकी खुद की वैल्यू होती है, जो वो डिजिट है वही उसकी फेस वैल्यू है। ठीक है। तो देखो एक ही नंबर गिवन है हमारे पास में 986523। इसमें मुझे प्लेस वैल्यू तो बतानी है किसकी, 6 की। अब 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, ये 1 है, ये आपका 10 है, ये 100 है और ये क्या है 1000 है। 1, 10, 100, 1000। तो 6 की जो पोजीशन है वो 1000 है, तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बन जाएगा 6000। तो इस 6 की प्लेस वैल्यू क्या आई है 6000। क्लियर है। 1 का मतलब 1 होता है, 10 का मतलब 10 होता है, 100 का मतलब 100 होता है, 1000 का मतलब 1000 होता है।
फिर मैंने फेस वैल्यू की बात करी है। फेस वैल्यू किसकी बात करी है? 3 की। तो 3 की जो फेस वैल्यू है वो 3 होगी, तो इसकी फेस वैल्यू 3 होगी। इन दोनों को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट करना है। तो सिंपल पहले प्लेस वैल्यू निकाल ली, फिर 3 की फेस वैल्यू निकाली, मल्टीप्लाई करना, 6 3 जा 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 18,000। मल्टीप्लाई के लिए बोले तो मल्टीप्लाई कर दो, प्लस के लिए बोले तो प्लस कर दो, माइनस के लिए बोले तो माइनस कर दो। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है, प्लेस और फेस का हमें पता होना चाहिए, आगे हम क्वेश्चन अपने आप सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्मॉलेस्ट नंबर अमोंग देम। हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इन 4 ऑप्शंस में हमें ये पता करना है कि इनमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है इन 4 ऑप्शंस में। अब स्मॉलेस्ट नंबर कैसे पता होगा? 2.55 है, 2.506 है, इन दोनों में तो हम बता सकते हैं, लेकिन इनका कैसे क्या करेंगे? तो देखो हम इनको भी क्या करेंगे? डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। जब भी फ्रैक्शंस हमारे पास में हो और उन फ्रैक्शंस का यदि हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो या उसमें स्मॉलेस्ट बताना हो या लार्जेस्ट नंबर बताना हो, तो बच्चों क्या करते हैं? सबसे पहले ये तो हमें पता चल रहा है, इन दोनों को तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं, बट इनमें कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन फ्रैक्शंस को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे? तो 12 को डिवाइड करना 7 से, तो देखो 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। आगे कोई डिजिट नहीं है तो पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट, और फिर नोट हो जाएगा 5, तो वो बन जाएगा 50। तो यहाँ 7 आ जाएगा। क्लियर है? 7 7 जा 49। यहाँ 3 से करेंगे इसको, तो 3 4 जा 12, पॉइंट, आगे 1 बचेगा और पॉइंट लगा दूंगा 10, 3 3 जा 9, 4.3। इतना ही सोल्व करना है। पॉइंट के बाद में ज्यादा डिजिट नहीं निकालने होते, पॉइंट के बाद एक डिजिट निकालो, रिक्वायरमेंट है तो दूसरा डिजिट निकालो। रिक्वायरमेंट का मीन्स यदि पॉइंट के बाद में जो फर्स्ट डिजिट है वो सेम आ जाए तो फिर आप नेक्स्ट डिजिट निकालो। अब हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। देखो इसको हम स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, तो ये 2.55 है, ये 2.506 है, ये 1.7 है और ये 4 पॉइंट। तो देखो देखने से फर्स्ट डिजिट से पता चल रहा है 1.7 है ये, तो इसकी वैल्यू 1.7 है। तो ये जो नंबर है वो हमारा क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर है। बाकी ये 4 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये भी 2 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, तो ये वाला सबसे छोटा हो गया। और बड़े की बात हो तो ये सबसे बड़ा हो गया। और इन दोनों में बात करनी हो कि इन दोनों में कौन बड़ा छोटा है, तो देखो 2 2 सेम है, फर्स्ट डिजिट ये भी सेम है, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? फिर बड़ा हो जाएगा। ये नहीं समझना है कि 506 है, 506 और ये 55 ही है, ऐसा नहीं है। हमें फर्स्ट डिजिट दोनों सेम है, फिर नेक्स्ट डिजिट 5 है, 0, तो ये वाला बड़ा है। समझ में आई बात? तो ऐसा हो तो हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट परसेंटेज ऑफ 6 मीटर इज 120 सेंटीमीटर। तो हमें इसका परसेंटेज फाइंड करना है। 6 मीटर इज 120 सेंटीमीटर, तो जो 120 सेंटीमीटर है वो 6 मीटर का कितना परसेंट है? तो हम इजीली बता सकते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में 2 बातों का ध्यान रखना होता है। एक तो जब भी हमें परसेंटेज निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं। किसी भी नंबर का हमें परसेंटेज निकालना है तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई ही करते हैं। दूसरा वो क्या कह रहा है कि जो 120 सेंटीमीटर है वो इस 6 मीटर का कितना परसेंट है। तो यहाँ यूनिट का भी ध्यान रखना है। ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है। परसेंटेज जब भी निकालना होगा तो यूनिट को सेम करना है। तो इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ 6 मीटर है, तो दोस्तों ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 120 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर जो है वो 6 मीटर का कितना परसेंटेज होगा? तो क्या करना है? 120 अपॉन 6 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में किया तो 600, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। अब कंफ्यूजन ये होता है बच्चों कि हमें डिनोमीटर में किसको रखना है? इस 6 मीटर को रखना है या 120 को रखना है? तो एक बात आप ध्यान रखो, जिसके साथ ऑफ लिखा हुआ है उस नंबर को हमेशा डिनोमीटर में रखा जाता है। तो यहाँ से काट दो, 0 से 0 कट जाएगा, 12 5 या 60 हो जाएगा, 5 की टेबल से 20 टाइम्स कट जाएगा। बताओ कितना परसेंट है? 20% है। समझ में आ रहा है? आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इन ए डिवीजन। एक डिवीजन का क्वेश्चन है। डिवीजन के अंदर देखो क्या होता है, कुछ बेसिक बात है मैं वो बता देता हूं आपको।
यहाँ कुछ लिखा, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिविजर, इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। क्लियर है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको रिमाइंडर कहते हैं, इसको क्वोशिएंट कहते हैं, इसको डिविडेंड कहते हैं और इसको डिविजर कहते हैं। इनमें एक रिलेशन होता है, इनके चारों के बीच में एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है कि मल्टीप्लाई बाई डिविजर एंड क्वोशिएंट, कि डिविजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करें और रिमाइंडर को यदि प्लस करें तो आपका डिविडेंड आ जाता है। ऐसा एक फॉर्मूला होता है, हमने बचपन में पढ़ा है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी 4 है ये टोटल वेरिएबल, तो इन दोनों का प्लस और रिमाइंडर प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लाई और रिमाइंडर को प्लस करते हैं तो ये वाला आ जाता है। अब इन चारों में से 3 की वैल्यू हमारे पास में होती है और चौथे की वैल्यू हमें क्या करनी होती है, फाइंड करनी होती है। तो देखो फॉर्मूला क्या है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट, डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं कि भाज्य बराबर भाज्यक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले वैल्यू पुट करो। डिविजर की वैल्यू 61 है हमारे पास में, क्वोशिएंट हमें क्या करना है, फाइंड करना है। इसकी जगह मैं x पुट कर देता हूं, प्लस रिमाइंडर जो है वो हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है कितना, 25, और डिविडेंड की जो वैल्यू है वो कितनी है, 940, 940। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और क्वेश्चन आंसर आएगा। तो सबसे पहले ये 25 है, इधर आएगा तो 925 940 माइनस 25 इक्वल्स टू क्या आएगा, 61x, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 61। तो 940 में से 925 जाएगा तो देखो क्या बचेगा, ये 915, क्या बचेगा 915, ठीक है। 25 और 15 40 होता है, यहाँ 61x, x की वैल्यू निकालनी है तो ये जो 61 है वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो 61 की टेबल से ये कितनी बार कट जाएगा, 1 टाइम्स कट जाएगा और फिर कितना बचेगा, 30 बच जाएगा, 30 और फिर 35 तो 5 टाइम्स कट जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 15 आएगी। और x ही हमारा क्या है, x को ही हमने क्या बोला है, क्वोशिएंट बोला है। तो मैंने फॉर्मूले वैल्यू पुट करी और सिंप्लीफिकेशन किया है, सिंपल एक इक्वेशन को सोल्व किया है कि प्लस में जो होता है वो माइनस में चला जाएगा और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। तो 915 को मैंने 61 से डिवाइड किया, डिवाइड करने पे क्या है 15, x की वैल्यू 15 है तो यहाँ से क्वोशिएंट जो आया है वो कितना होगा, 15 होगा। क्लियर है बच्चों, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इक्वल्स टू 450, फाइंड द हाइट। ये एक ट्रायंगल दे रखा है और इस क्वेश्चन को पढ़ने पे हमें पता चल रहा है कि ये किस टाइप का ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि इसका जो एक एंगल है वो 90 डिग्री का है। इसको हम बोलते हैं बेस, क्या बेस, इसको हम परपेंडिकुलर या हाइट बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। लार्जेस्ट साइड होती है ये राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है। ये 90 डिग्री की अपोजिट साइड भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम भी यूज में लेते हैं, वो क्या, h² इक्वल्स टू b² प्लस p²। ये एक पाइथागोरस थ्योरम है, ये एक रिलेशन है इन तीनों साइड के बीच में, h, b और p के बीच में, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका जो एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये सब हम जो उसमें पढ़ते हैं मेंसुरेशन में, जितने कई टाइप के ट्रायंगल होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट मतलब परपेंडिकुलर, ये हाइट होती है, ठीक है। इसको हाइट बोलते हैं या परपेंडिकुलर बोलते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो एरिया गिवन है बच्चों, क्या गिवन है, एरिया गिवन है 1/2, यहाँ से क्या जाएगा 1/2 आएगा। b की वैल्यू बेस भी गिवन है कितना, 15, परपेंडिकुलर हाइट, हाइट मतलब परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना है। तो 15 की टेबल से कट जाएगा, 15 3 जा 45,
कितना 15 3 जा 45 30 और 30 इंटू 2 करूंगा तो क्या आएगा 60 सेंटीमीटर। यहाँ से इसकी जो हाइट निकल के आई है, परपेंडिकुलर जो निकल के आया है इस राइट एंगल ट्रायंगल का, वो क्या है 60 सेंटीमीटर है। क्लियर है। तो 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू गिवन थी, 15 की टेबल से कट जाएगा 30 टाइम्स, और ये 2 डिवाइड में है तो कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 30 इंटू 2 कर देंगे तो 60 सेंटीमीटर। तो देखो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना था कि ट्रायंगल तो है लेकिन वो किस टाइप का है। आपका ये ट्रायंगल जो है वो इक्विलैटरल है, एक आइसोसेलेस है, कि आपका स्केलन है, एक राइट एंगल है। तो सबसे पहले हमने पता किया कि राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि बेस और हाइट वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही होती है, और फिर हमने इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, ये एक इक्वेशन दे रखी है और इस इक्वेशन से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ठीक है, ये LHS पार्ट होता है और ये इस इक्वेशन का क्या होता है RHS पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। तो 4 और 5 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 20 आएगा। एलसीएम लेना हमें आता है। 4 से हमने डिवाइड किया इसको तो 5 आएगा, 5 से x को मल्टीप्लाई करूंगा तो 5x होगा, माइनस का साइन लगाया क्योंकि माइनस। सिमिलर 5 से डिवाइड करूंगा तो 4 और x 4x, और उधर जो है वो 2x प्लस 4 है RHS के अंदर। ठीक है, तो 5x में से 4x जाएगा तो क्या बचेगा 1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, x अपॉन 20, यहाँ 2 इंटू एक्स प्लस 4। क्लियर है यहाँ से। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 2 को x से करेंगे तो 2x हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ से। ठीक है भाई, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2x, और 2 4 से 8 हो जाएगा। अब ये जो 20 है ये भी इधर ही जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो ये 20 इधर जाएगा, तो ये 20 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 20 इंटू 2 क्या आ जाएगा 20 इंटू 2 40, x तो x लग जाएगा, और ये 8 से भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 160 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ से। ठीक है, अब इस हमें x की वैल्यू निकालनी है, इस 40 को इधर लाना पड़ेगा, तो इधर लाएंगे तो x माइनस 40x इक्वल्स टू 160, तो यहाँ बचेगा माइनस का 39x इक्वल्स टू 160। तो x की जो हम वैल्यू निकालेंगे वो कैसे निकलेगी, अब ये 39 डिवाइड में जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है 39, और यहाँ पर क्या लग जाएगा माइनस। तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो सबसे पहले एलसीएम लिया 20 आया, x अपॉन 20, ये इसको मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 8, फिर इस 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 और 160, 40 इधर आएगा तो माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर ज्यादा है तो माइनस का 39x बचेगा, और 160 x की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 160 अपॉन 39। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 47। दो वर्ड होते हैं, एक सप्लीमेंट्री होता है एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री जो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में क्या फर्क होता है वो देखो। और सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। टू एंगल का जो सम होता है वो कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। किसमें, कॉम्प्लीमेंट्री में। और सप्लीमेंट्री में क्या होता है कि उन दोनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 180 होता है। सप्लीमेंट्री में सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल्स टू 180 एंड कॉम्प्लीमेंट्री में सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि 47 का सप्लीमेंट्री फाइंड करना है। क्या करना है, सप्लीमेंट्री फाइंड करना है। तो मैंने कहा कि दो एंगल का सम 180 होता है, इसमें से एक एंगल 47 मुझे दे रखा है, तो मैं इसको 180 में से क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा। तो बताओ इसका सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा नहीं आ जाएगा। यदि इसी क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री पूछता तो मैं किस में से माइनस कर देता 90 में से। तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ 7 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3, और यहाँ क्या बचेगा 1। ठीक है, 7 3 10 4 तो 133 डिग्री। तो 47 का जो सप्लीमेंट्री होगा वो क्या होगा 133। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन का है। वो क्या कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। दोस्तों क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं। कितने एंगल होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, और इन 4 एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 360 होता है। यदि इस क्वाड्रिलेटरल की जगह ट्रायंगल होता तो उसमें 3 एंगल होते और उनका जो टोटल होता है वो 180 होता है।
सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 360, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 और क्वाड्रिलेटरल्स का 360 होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वाड्रिलेटरल में हमें पता है कि 4 एंगल होते हैं। इन एंगल्स के बीच में जो रेशियो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 3:4:5:8। क्या दे रखा है, 3, 4, 5, 8। ये इन एंगल का रेशियो दे रखा है। ठीक है, अब हमें इसमें कौन सा एंगल बताना है, लार्जेस्ट एंगल बताना है कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, इन चारों एंगल में सबसे बड़ा कैसे। तो देखो रेशियो प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं कि ये 3x बनेगा, ये क्या बन जाएगा 4x, ये क्या बन जाएगा 5x और ये क्या बन जाएगा 8x बन जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इन चारों, वो उसने ऐसा कुछ निकाला, लेकिन हमें समझना है कि क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल होते हैं उनका जो टोटल होता है वो 360 होता है। तो इनका जो प्लस होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, 360 के। तो देखो 3 और 4 7x, 7 और 5 कितना 12, 12 और 8 कितना 20, 4 3 7 12 20x, यानी ये टोटल 20x है। और टोटल वैसे एक्चुअल में होता कितना है 360, यानी 20x की वैल्यू 360 के इक्वल होगी। और यदि यही क्वेश्चन ट्रायंगल का होता तो मैं यहाँ पर इक्वल में क्या रखता 180, 0 से 0 कट जाएगा, 2 की टेबल से कट जाएगा 18 टाइम्स। कितने टाइम्स, 18 टाइम। x की वैल्यू 18 आ गई। उसने हमसे लार्जेस्ट एंगल पूछा है, तो दोस्तों लार्जेस्ट एंगल तो यही है, इसको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 144 डिग्री। तो जो लार्जेस्ट एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 144 डिग्री। 8 2 8 64, 8 कितना डिग्री होगा 144 डिग्री लार्जेस्ट एंगल। एक्स की जगह वैल्यू पुट कर, एक्स की जगह यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 54, 72, 90 और 144। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें एंगल बीओडी की वैल्यू बतानी है। बीओडी मतलब इस एंगल की वैल्यू बतानी है। इस एंगल की वैल्यू हमें तब पता चलेगी जब हमें एक्स की वैल्यू पता हो। अब एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, वो देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। और एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है 180। एक सीधी लाइन के अंदर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है। यानी कि ये जो टोटल होगा इन सब का वो 180 के इक्वल होगा। तो यहां से x प्लस 4x माइनस 20 प्लस 40, इनका जो टोटल होगा वो किसके इक्वल आएगा 180। ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों को मैं प्लस करूंगा तो वो 180 के इक्वल होना चाहिए। तो मैंने प्लस कर दिए। यहां से देखो 4x और x क्या बन जाएगा 5x बनेगा। ये माइनस का 20 है, प्लस का 40 है, तो प्लस के 40 बचेंगे और वो उधर जाएंगे, प्लस के 20 बचेंगे, सॉरी माइनस का 20 है, प्लस का 40 है, तो प्लस का 20 बचेगा। और वो प्लस के जो 20 है उधर जाएंगे तो माइनस के होंगे। तो 180 में से माइनस का 20 चला जाएगा। ठीक है, तो 5x इक्वल टू क्या बचेगा 160, और 160 को मैं इस x से काटूं, 5 से काट दूंगा तो कितना आएगा 5 3 15। ठीक है, 5 3 15 बचा कितना 1 10, 5 दूनी 10। x की वैल्यू कितनी आई 32 आई। ये तो x की वैल्यू आई है। ठीक है, 5x हो जाएगा और ये 20 बचा तो उधर चला जाएगा 60, यानी 160। ठीक है, x की वैल्यू 32 आई है। x की वैल्यू यदि मैं यहाँ पुट कर दूं, हमें एंगल BOD चाहिए। BOD की वैल्यू कितनी है 4x माइनस 20 है। 4 इंटू एक्स की जगह हम 32 पुट कर दें और माइनस 20 कर दें। तो 32 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 4 दूनी 8 और 4 3 12, कितना आएगा 128। और 128 में से क्या माइनस कर दूंगा 20, तो क्या आएगा 108 डिग्री। क्या आएगा 108 डिग्री आएगा। ये तो एंगल BOD की वैल्यू क्या आएगी 108। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, ए कार कवर्स 300 किलोमीटर इन 6 आवर एंड 900 किलोमीटर इन 16 आवर। एवरेज हमें बताना है। ठीक है, तो देखो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है वो देखो, एवरेज स्पीड क्या होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन
टोटल टाइम, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो वो जो कार है वो 300 किलोमीटर की जो दूरी डिस्टेंस जा रही है वो कितने आवर में जा रही है, 6 आवर में। तो यहाँ से टाइम फाइंड कर सकता हूं मैं। टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम तो मेरे को गिवन है, यहाँ से टाइम तो मेरे को गिवन है और डिस्टेंस भी गिवन है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। देखो यहाँ से टोटल एवरेज स्पीड पूछिए तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी, एक तो वो 300 जा रहा है, एक वो 900 जा रहा है, तो टोटल डिस्टेंस इसकी कितनी हो जाएगी, 1200। कितनी हो जाएगी, 1200। टोटल टाइम वो यहाँ 6 आवर ले रहा है और इस जगह पे कितना आवर ले रहा है, 16 आवर ले रहा है। तो 16 प्लस 6 क्या आ जाएगा, 16 प्लस 6, 16 और 6 कितने, 22। कितना, 22। यहाँ से हम इसको कट कर सकते हैं 2 की टेबल से। यहाँ क्या आ जाएगा 11 और यहाँ क्या आ जाएगा 600। तो 1600 अपॉन 11 किलोमीटर पर हार इसकी क्या आएगी, एवरेज स्पीड आएगी। आगे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन पॉइंट में है तो पॉइंट में चेंज कर देंगे, या मिक्स में तो मिक्स फ्रैक्शन में। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस भी गिवन थी, टोटल टाइम भी गिवन था। टोटल डिस्टेंस हो गई आपकी 1200 और टोटल टाइम हो गया 22 आवर। मैंने इसको 2 की टेबल से सोल्व कर दिया। तो दोस्तों आज की जो अपनी क्लास थी वो यही समाप्त होती है। मैंने 23 क्वेश्चन आपको टोटल सोल्व कराए हैं। इसमें मैथ और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, अलग अलग चैप्टर्स से मैंने लेने की कोशिश करी है, ठीक है। बाकी क्लास हम कल देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।